नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर नोवाल है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। अ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी। सीकेडी क्या है, किस तरह से हमें प्रभावित करती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इस बीमारी को अपन डायग्नोज कर सकते हैं, और अंत में अपन बात करेंगे कि इस बीमारी का इलाज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सीकेडी क्या होती है। सीकेडी का मतलब है क्रोनिक किडनी डिजीज। जनरली किडनी की जो बीमारियां हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें जनरली अचानक से तेजी से किसी कारण की वजह से किडनी डैमेज होती है, किडनी की एक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। और दूसरा सा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें एक स्लो प्रोसेस के थ्रू किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। अगर अपन परिभाषा की बात करें यानी डेफिनेशन की बात करें, तो एडीगो की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किडनी के कार्य करने की क्षमता या उसकी संरचना में कोई बदलाव होता है जो कि असामान्य है, और यह 3 महीने से अगर ज्यादा रहता है, तो हम इसको क्रोनिक किडनी डिजीज या सीकेडी मानते हैं। दुनिया भर में लगभग 11% आबादी किडनी की बीमारी यानी सीकेडी से प्रभावित है। और इसी तरह से अगर अपन अपने देश भारत की बात करें तो लगभग 15 से 16% आबादी क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रही है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। किडनी की बीमारी यानी सीकेडी को अपन किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली दो सिंपल टेस्ट होते हैं। एक ईजीएफआर और एक पेशाब में प्रोटीन जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। इन दोनों की मात्रा के आधार पर किडनी की बीमारी को 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1 से स्टेज 5। स्टेज 1 में जीएफआर जो है वो 90 से ऊपर रहता है। स्टेज 2 में जीएफआर 60 to 89 के बीच रहता है। स्टेज 3 को दो भागों में डिवाइड किया गया है, 3A एंड 3B। 3A में जीएफआर 45 से 60 तक रहता है, और 3B के अंदर ये 30 से 45 तक रहता है। स्टेज 4 में जीएफआर 15 to 30 के बीच में रहता है, और सीकेडी स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी डिजीज में जीएफआर 15 से नीचे चला जाता है। तो ये तो बात हुई किडनी सीकेडी क्या है और इसको किस तरह से कितनी स्टेज में डिवाइड किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष को सीकेडी या किडनी की बीमारी है वो कैसे पता लगे। तो किस तरह के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से किडनी की बीमारी के बारे में हम शक कर सकते हैं या उसके बारे में डाउट कर सकते हैं। तो किडनी की बीमारी की एक खासियत है कि शुरुआती स्टेज में मरीज को किसी भी तरह के कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जब तक किडनी का 40-50% हिस्सा डैमेज नहीं हो जाता तब तक शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं होते। उसके बाद जो लक्षण आते हैं उनमें कुछ कॉमन लक्षण हैं। थकान महसूस होना, सूजन आना, पर्टिकुलरली पैर के टखनों के आसपास सूजन आना, या सुबह के टाइम पर चेहरे के आसपास सूजन महसूस होना। उसके अलावा पेशाब की मात्रा में बदलाव आना, पेशाब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पर्टिकुलरली रात के टाइम जो पेशाब जिसको हम नोक्यूरिया बोलते हैं, जिस व्यक्ति को रात में बार बार या पेशाब की मात्रा रात में ज्यादा आती है, वो एक लक्षण है जो सीकेडी के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। उसके बाद के लक्षणों में आता है खून की कमी होना, हाथों पैरों में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर पे खुजली महसूस होना, उल्टी जी घबराना। तो अगर अपन गौर करेंगे तो ये जितने भी लक्षण अपन ने बात किए हैं वो बहुत कॉमन और नॉन स्पेसिफिक से लक्षण हैं जो कि दूसरी बीमारियों में भी मिल सकते हैं। इसलिए ये पता लगाना कि किसी को किडनी की बीमारी या सीकेडी है, ये थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को कम करने के लिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप एक ऐसी चीज है जिससे हम किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में और बिना लक्षणों के पकड़ सकते हैं। और जितना जल्दी किडनी की बीमारी को हम पकड़ पाएंगे उतना ही हम उसको प्रभावी ढंग से उसका इलाज कर पाएंगे। लक्षणों के बारे में, लक्षणों के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि किडनी की बीमारी के मुख्य कारण क्या है। तो सबसे मुख्य कारण में आता है मधुमेह यानी डायबिटीज, और दूसरे नंबर पर आता है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। ये दोनों ही अपनी लाइफस्टाइल डिजीज है। आज के टाइम पे ये दोनों ही बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं।
इसी वजह से किडनी की बीमारी भी धीरे धीरे काफी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा दूसरे कारण की बात करें तो कुछ आनुवंशिक बीमारियां, जिसको हम एडीपीकेडी, एक कॉमन बीमारी है। उसके अलावा पेशाब के रास्ते में बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब के रास्ते में पथरी बनना, कुछ दवाइयां पर्टिकुलरली पेन किलर, उस पर्टिकुलर कुछ तरह की एंटीबायोटिक्स किडनी को नुकसान पहुंचाती। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है और मरीज एक सीकेडी की बीमारी की पकड़ में आता है। कारण और लक्षणों की जानकारी के बाद में हम बात करेंगे कि सीकेडी की बीमारी को डायग्नोज कैसे करें। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम किडनी की बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, उसके कारण और उसकी बीमारी की वास्तविक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो जो दो सबसे बेसिक और बहुत कॉमन और सिंपल टेस्ट है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक सीरम क्रेटिनिन और एक यूरिन रूटीन। बहुत बेसिक से टेस्ट हैं, छोटी जगह, इवन किसी भी टाउन वाली जगह पे भी ये टेस्ट बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। और अपन किडनी के पेशेंट को स्क्रीनिंग करने के लिए भी इन दो टेस्ट को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल हैं तो 90% संभावना ये है कि हमको किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो। उसके बाद बात आती है कि अगर इन टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो हमको आगे के कुछ टेस्ट करने रहते हैं। जैसे कि किडनी की बीमारी की वजह से जो शरीर के दूसरे अंग प्रभावित रहते हैं, जैसे खून की कमी है उसके लिए हम हीमोग्लोबिन टेस्ट देखते हैं। हड्डियों की कमजोरी के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी का टेस्ट करते हैं। यूरिन के अंदर भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन, 24 आवर यूरिन प्रोटीन, इस तरह के कुछ टेस्ट हैं जो किडनी की बीमारी की और डिटेल में पता लगाने के लिए जरूरी है। उसके बाद एक जरूरी जांच आती है अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी। पेट की सोनोग्राफी में किडनी की संरचना में क्या बदलाव है, किडनी का साइज बड़ा है, छोटा है, किडनी में किसी तरह की कोई पथरी तो नहीं है, इन्फेक्शन से संबंधित किसी तरह के बदलाव तो नहीं है, ये सब चीजें किडनी की बीमारी की वास्तविक स्थिति को पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब डायग्नोसिस के बाद में बात आती है कि किडनी की बीमारी अगर किसी को हो गई है तो उसका इलाज क्या है। तो इलाज के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मरीज सीकेडी की कौन सी स्टेज में है। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि सीकेडी के स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक रहते हैं। तो जनरली स्टेज 1 और 2 वाले मरीज ऐसे होते हैं जिसमें अगर प्रभावी ढंग से समय पे इलाज किया जाए तो किडनी की बीमारी को कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है, या डैमेज की स्पीड को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वाली स्टेज में जनरली किडनी की बीमारी प्रोग्रेसिव होती है, उसमें क्रेटिनिन का लेवल है और जो दूसरे एबनॉर्मलिटीज हैं वो समय के साथ में बढ़ती चली जाती है। तो इलाज के लिए एक तो जरूरी है कि किडनी की वजह से जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनके लेवल को बैलेंस किया जाए। साथ ही साथ किडनी हमारे शरीर में बहुत अन्य दूसरे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जैसे कि खून की कमी। खून बनाने के लिए जो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन होता है वो किडनी से सिक्रेट होता है। तो जो किडनी की वजह से खून की कमी होती है तो हमको वो हार्मोन रिप्लेस करना पड़ता है इरिथ्रोपोइटिन के रूप में। साथ ही साथ जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में भी किडनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मरीज के कैल्शियम लेवल, फॉस्फोरस लेवल, विटामिन डी के लेवल को भी हमको बैलेंस करना रहता है। साथ में एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके लेवल के हिसाब से भी हमको इलाज को मॉडिफाई करना रहता है। आगे की स्टेज में किडनी के काम करने की क्षमता में कमी की वजह से मरीज को जब सूजन आने लग जाती है तो हमको कुछ वाटर पिल, जिनको हम डायूरेटिक भी बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ता है ताकि शरीर का जो एक्सेस पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, जिसको हम निकाल सके और मरीज को सूजन और सांस की तकलीफ से निजात देना सके। अंत में जब किडनी एंड स्टेज सीकेडी 5 में जब चली जाती है तब मरीज के पास इलाज के लिए दो ही ऑप्शन रहते हैं। पहला चीज है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण। डायलिसिस के बारे में पहले बात करेंगे। तो डायलिसिस बेसिकली एक कृत्रिम विधि है जिसके तहत अपन मरीज के शरीर से जो टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा जो पानी बन रहा है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं।
एक मशीन के जरिए खून को फिल्टर किया जाता है और शरीर से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो समय समय पर हम निकालते हैं। ऑन एंड एवरेज जब मरीज की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तो सप्ताह में 2 या 3 बार उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। कॉमनली अवेलेबल डायलिसिस जो है उसको हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल में या हम सेंटर्स पे जाके करते हैं। एक और दूसरा तरीका है डायलिसिस का जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस यानी पानी वाला डायलिसिस बोलते हैं। पानी वाला डायलिसिस की अच्छी बात यह है कि पेशेंट इसको अपने घर पे कर सकता है, और अगर ओवरऑल मरीज की कंडीशन अच्छी है तो कुछ पेशेंट खुद अपने आप ही इसको डायलिसिस को कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की मशीन का यूज नहीं होता है। हम पेट के अंदर एक जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अपनी झिल्ली होती है उसमें एक नली को फिक्स कर देते हैं। उस नली में कुछ पानी के बैग्स होते हैं जिनको हमको दिन में 2 या 3 बार एक्सचेंज करना है। इस तरह से घर में ही अपने परिवार के सदस्य की मदद से हम इस तरह के डायलिसिस को आसानी से कर सकते हैं। तो जो ओल्ड एज वाले पेशेंट है जिनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम रहती है या जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से डायलिसिस सेंटर काफी दूरी पर है, ऐसे मरीजों के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके बाद बात आती है ट्रांसप्लांट की। तो ट्रांसप्लांट किडनी डिजीज सीकेडी के लिए एक आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये एक इलाज है जिससे मरीज को हम वापस नॉर्मल जिंदगी में ला सकते हैं। मरीज को डायलिसिस की जरूरत खत्म हो जाती है, उसके क्रेटिनिन लेवल, यूरिन की एबनॉर्मेलिटी वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाती है, तो मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो किडनी प्रत्यारोपण सीकेडी के लिए एक आइडियल ऑप्शन है। किडनी प्रत्यारोपण के लिए भी दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो फैमिली मेंबर जिसको डोनेट करे, जिसको हम लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा, अगर परिवार में अगर कोई सदस्य नहीं है किडनी डोनेशन के लिए, तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होता है जिसमें एक्सीडेंट केस या ब्रेन हेमरेज वाले केस जिसमें ब्रेन डेड हो चुका है पर बाकी शरीर के ऑर्गन काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फैमिली के कंसेंट के बाद में उस ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं। उस ऑर्गन उस ब्रेन डेड से जो किडनी मिलती है उससे 2 मरीजों की जिंदगी बदल सकती है, उनको ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मिल जाए। तो इस तरह से लाइव और कैडेवरिक दो तरह के ट्रांसप्लांट हैं जिसके थ्रू ट्रांसप्लांट किया जाए। अंत में अपन बात करेंगे कि किडनी की बीमारी से बच कैसे सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक बार किडनी की बीमारी होने के बाद में बीमारी प्रोग्रेसिव स्टेज में रहती है, इसलिए अच्छा है कि हम बीमारी होने से ही बच जाए। जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इट इज बेटर कि हम बीमारी होने से पहले ही उसको पकड़ लें या बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ लें। तो उसके लिए बचाव के लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो जो लाइफस्टाइल डिजीज जैसे अपन ने बात करी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले जो भी पेशेंट हैं वो अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करें, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करें। पानी का नियमित रूप से हम सेवन करते रहें। पेन किलर एंटीबायोटिक्स का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर हम लोग यूज नहीं करें। किडनी स्टोन, पेशाब में इन्फेक्शन, अगर इस तरह की चीजें अगर अपने को बार बार हो रही हैं या अपने परिवार में किसी को किडनी की बीमारी की हिस्ट्री है तो हमको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है ताकि किडनी की बीमारी को हम शुरुआती स्टेज में पता कर सकें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिविटी, ये सब न सिर्फ किडनी बल्कि पूरे शरीर की हेल्थ के लिए योगदान देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किडनी की बीमारी आज के टाइम पे काफी तेजी से बढ़ रही है। बीमारी होने के बाद में इसका इलाज करना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि मरीज और परिवार के लिए एक इकोनॉमिक के साथ साथ एक टाइम बर्डन प्रोसेस बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि जो रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट है जिनमें किडनी की बीमारी होने की संभावना है वो एटलीस्ट साल में एक बार अपना एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर करें, जिसकी मदद से शुरुआती स्टेज में बीमारी का पता लगेगा और हम उस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो अंत में मैं सबको यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी किडनी की देखभाल करें। धन्यवाद।